गुड आफ्टरनून 10th क्लास। जी हाँ, हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एसिड बेस एंड सॉल्ट की अब हम लगभग एंडिंग की तरफ हैं। ये हमारी 1 या 2 क्लास का टॉपिक और है, एक आज का टॉपिक होगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस होंगी। इसके बाद हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट को कम्प्लीटली पूरे तरीके से इन डिटेल पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी बिल्कुल भी छूटी नहीं है। 10th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में आने वाले किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप किसी कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फ़ाइट करें, चाहे आप NSE JS की स्टेज 1 या स्टेज 2 के लिए फ़ाइट करें, ठीक है, चाहे आप NTSE के लिए फ़ाइट करें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने एसिड बेस पढ़ा हुआ है वो काफ़ी डिटेल में है। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो 10th क्लास के हिसाब से एसिड बेस नहीं है। मैंने क्या किया है, ICSE के एसिड बेस को, CBSE के एसिड बेस को, और साथ ही साथ जो बच्चे नीट के लिए या फिर IIT JEE फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे कंसेप्ट को ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, इसलिए ये काफ़ी लंबा है। इसके बाद एसिड बेस और सॉल्ट को लेकर के मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस तरीके से, इसको कंप्लीट होने के बाद, जिसमें केवल CBSE को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। CBSE में किस तरीके से एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर ही डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हमने लास्ट पार्ट में सॉल्ट के बारे में सारी चीज़ें, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ कैसी क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, जान लिया था। चलिए आज हम शुरू करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? देखिए क्या होता है, जो सॉल्ट है वो कहाँ से बनता है। हम क्या करते हैं, जब किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो काय का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, पहली चीज़। अब एसिड का जो H+ है वो रिप्लेस हो जाता है बेस के मेटल कॉर्नर के साथ, और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट बनने के बाद क्या होता है कि यदि सॉल्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन में है, यदि सॉल्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए NaCl सॉल्ट हमारा बना हुआ है, तो NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन आपस में उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या रहते हैं, प्रॉपरली डिसॉल्व रहते हैं। यदि हम उस एक्वस सॉल्यूशन में से किसी भी मेथड के थ्रू वेपर हटा देते हैं तो ये Na+ आयन Cl- आयन से क्या कर देते हैं, एक लैटिस का फॉर्मेशन करके, लैटिस बना करके, और एक आयनिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिलता है। उस आयनिक स्ट्रक्चर को यदि हम फिर से क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करा दें, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से अपने Na+ आयन और Cl- आयन में डिसॉल्व बने रहते हैं। लेकिन NaCl के साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन रिवर्स हो जाए, और रिएक्शन रिवर्स होकर ऐसा नहीं होगा कि जो NaCl था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl और NaOH बना ले। ठीक है, ऐसा ना होने का रीज़न क्या है? ऐसा ना होने का रीज़न ये है कि जो HCl था और जो NaOH था, उसमें ये बेसिकली अपने आप में बहुत रिएक्टिव स्पीसीज थी। रिएक्टिव स्पीसीज क्यों थी? क्योंकि जैसे हम बात करें HCl की, तो Cl जो था वो Cl क्या कर रहा था, H+ को डोनेट करके, Cl जो Cl है वो H+ को डोनेट करके अपने पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था, ताकि वो क्या बनाए रहे, Cl- बनाए रखे। ठीक है, उसी तरीके से हम NaOH की बात करें तो NaOH में Na क्या कर रहा था, Na ये चाह रहा था कि ये OH जो है ये माइनस का इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि जब Na+ होता है तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। अच्छा, यहीं पर हम एक बात और करें कि यदि मैं आपसे कहूँ Na+ गैसियस और Na+ एक्वस, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Na+ जो गैसियस है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पर आप कहोगे सर Na+ का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एनर्जी का सबसे कम होना एक दूसरी बात है। जब उस Na+ गैसियस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, वो Na+ गैसियस वाटर में डिसॉल्व होता है, और वाटर में डिसॉल्व होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू, एक हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम मेटल एंड नॉन मेटल जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, वाटर का जो सिस्टम होता है,
हाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है और Na प्लस गैसियस Na प्लस एक्वस बन जाता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो जब कभी भी हम Na प्लस और Cl माइनस को वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनिक स्टेट में तो होंगे, लेकिन H प्लस के साथ घुल करके HCl और NaOH के साथ मिल करके NaOH नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा सारे सॉल्ट नहीं करते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि जब हम उनको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उन सॉल्ट का कोई एक कंपोनेंट या हो सकता है दोनों कंपोनेंट क्या कर देते हैं, वाटर के H प्लस या OH माइनस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने से क्या होता है, वाटर के अंदर उस स्पेसिफिक आयन की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और उस स्पेसिफिक आयन की कमी आने के साथ साथ ही पर्टिकुलर दूसरा स्पेसिफिक आयन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण या तो एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है या फिर बेसिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो जब कोई सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या करता है, वाटर के H प्लस या OH माइनस के साथ इंटरेक्शन दिखाता है, जिसके कारण उसका पीएच क्या होता है, चेंज होता है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। आइए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती क्यों है। एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपकी क्लियर हो गई कि व्हेन वी रिएक्ट एनी सॉल्ट, व्हेन वी डिसॉल्व एनी सॉल्ट विद वाटर, सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्ट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो H प्लस या OH माइनस है उनके साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, और उसके कारण वाटर में क्या हो जाता है, H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ये जो प्रोसेस पूरी होती है हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि वही HCl और NaOH ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया था, HCl बनाया था। तो हम ये जान रहे हैं यहाँ पर कि सॉल्ट कहाँ से बना है, एसिड और बेस की रिएक्शन से ही सॉल्ट बना है। फिर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो सॉल्ट फिर से रिवर्स होकर के एसिड या बेस या उनमें दोनों या उनमें से कोई एक बना रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा इसके पीछे क्या कंसेप्ट है इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी एसिड बेस या जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक तो या तो वो स्टेबल होते हैं, दूसरे अनस्टेबल होते हैं, या फिर हम कहते हैं एक तो वो रिएक्टिव होते हैं, दूसरे नॉन रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल होना। जैसे HCl है, HCl क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब है क्या है, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसा है, वो अपने आप को H प्लस और Cl माइनस के तौर पे तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी रिएक्शन में एक एलिमेंट, एक कॉर्नर, एक कंपाउंड या एक आयन ऐसा होता है, दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक ऐसा होता है जो उस रिएक्शन के होने के लिए क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स देता है। अब जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है जो स्ट्रांग है, और यदि वो रिएक्शन करता है वो दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। या पहले वो अनस्टेबल था तो दूसरी तरफ जाकर के काय में चेंज हो रहा है, पहले अनस्टेबल था और अब स्टेबल में चेंज हो रहा है। यही रीजन है कि रिएक्शंस क्या होती हैं किसी भी प्रोसेस में रिएक्शन, कि कोई स्ट्रांग मटेरियल वीक मटेरियल जैसा बनना चाहता है, या स्ट्रांग है वो वीक होना चाहता है, अनस्टेबल है स्टेबल होना चाहता है। फिर ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि मान लीजिए सर एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है, और यदि हम उसको उस तरफ भेजेंगे, आपने पढ़ा हुआ है ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी में कि जो स्टेबल होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेटेड बेस क्या होता है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो वीक होता है, और वीक है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक वही है कि यदि हम इसको यहाँ से चलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा, और यदि यहाँ से इस तरफ चलाएंगे तो क्या होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि वही रिएक्शन केवल तभी पॉसिबल होती है जब हमें किसी ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस से ऐसा ड्राइविंग फोर्स मिलता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कम रिएक्टिव या स्टेबल सब्सटेंस की तरफ मूव करना चाहता है। और यही कारण है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए जरा हम ये चार स्टडी करते हैं। चार मैंने, दो एसिड और दो बेस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। दो एसिड मेरे पास, एक रिएक्टिव एसिड है,
या स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक बेस है। हम जरा इनकी बात करते हैं। ये HCl है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये टूटता है तो किस में टूटता है, Cl माइनस और H+ में टूटता है। ये जो Cl माइनस होता है ये कैसा होता है बिहेवियर में, ये हो जाता है Cl माइनस स्टेबल। इसी को हम कह सकते हैं वीक और इसी को हम क्या कह सकते हैं, अनरिएक्टिव। दूसरी चीज जैसे हम NaOH की बात करें तो Na+ क्या है, यहाँ पर NaOH क्या कहेंगे, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, रिएक्टिव है। Na+ जब बन जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है तो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो Na+ स्टेबल, वीक और अनरिएक्टिव बोलेंगे। ठीक, इसके बाद हम CH3COOH की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वीक था तो इससे जो बना हुआ है CH3COO- ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब है कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। इसीलिए जो वीक रिएक्शन, वीक सब्सटेंस होते हैं, वीक सब्सटेंस की रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल साइन के साथ शो होती हैं। इस तरीके से इस तरफ जाता है और ये इस तरफ भी जाता है। तो वीक सब्सटेंस की रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल साइन के साथ शुरू होती हैं। और उनमें एक चीज और देखी जाती है कि जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में से हो सकता है केवल 3, 4, 2, 1 या उससे भी कम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। क्यों, मान लीजिए ये वीक था, इस तरफ गया, क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। ये क्या था, वीक एसिड था, यहां गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, वापस से रिवर्स बैक करके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस हैं तो वो क्या बनाते हैं, उनसे बनने वाले आयंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा, ये जो आयंस होते हैं कैसे हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ने से पहले। इसी के बेस पे हम देखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास 4 सॉल्ट हैं, कितने, 4 सॉल्ट हैं, NaCl, Na2CO3, NH4Cl और अमोनियम कार्बोनेट। 4 सॉल्ट हैं। 4 सॉल्ट जो हैं वो हमने कैसे बनाए हुए हैं या क्यों लिए हैं, इसके पीछे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले मैंने लिया है NaCl। NaCl जो बनता है वो किससे बनता है, NaCl बनता है HCl से और NaOH से। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बना, NaCl, मतलब इसमें क्या है, Na+ है और Cl- है। अच्छा, Na+ क्या होता है, स्टेबल है। Cl- क्या होता है, स्टेबल है। मतलब यदि Na+ और Cl- को यदि आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ऐसी कंडीशन में, यहां पर आप चाहें यदि हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तब, यहां तो अभी रुक जाइए, NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na एक्वस और Cl एक्वस हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, Na एक्वस मिलेगा और Cl एक्वस मिलेगा। क्या ये NaCl वाटर से डिसॉल्व करके NaOH और HCl बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, ये हम ऊपर देख चुके हैं। HCl से Cl- बनता है, NaOH से Na+ बनता है, जो कि क्या होते हैं, दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं। यदि ये स्टेबल हैं तो क्या ये रिवर्स बैक होकर HCl और NaOH बनाना चाहेंगे, कभी नहीं बनाना चाहेंगे। यही कारण है कि NaCl की जब हम H2O से रिएक्शन करते हैं तो NaCl डिसॉल्व तो हो जाता है बट रिएक्ट नहीं करता है। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो Na+ रहेगा, Cl- रहेगा, H+ रहेगा, OH- रहेगा, और उस सॉल्यूशन का जो pH रहेगा, यदि वो हमारे पास केवल सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन का pH कितना रहेगा, केवल और केवल 7 रहेगा। pH में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन था जिसका pH 4 था, हमने उसमें 10 लीटर NaCl सॉल्यूशन मिला दिया है। कितना, 10 लीटर NaCl सॉल्यूशन मिला दिया है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझिए, NaCl की प्रेजेंस के कारण उसका pH चेंज नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन यदि वो सॉल्यूशन आपने डाइल्यूट किया है तो डाइल्यूट करने के कारण उसका pH चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था, 1 लीटर का pH था 2, ठीक है, आपने कितना pH था, 2 pH था, आपने उसमें 1 लीटर को 10 लीटर बना दिया, और 10 लीटर बनाते समय आपने उसमें वाटर मिलाया, पहला केस, तो pH कितना होगा, 1 से 10 किया है, pH 2 था तो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे ही वैसे उसका पर लीटर मोलर कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अच्छा,
उसकी बजाय यदि मैं वाटर मिलाने की बजाय 9 लीटर NaCl सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? NaCl के मिलाने से pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइल्यूशन के कारण pH पर फर्क आपका जो वाटर में पड़ रहा था वही NaCl के सॉल्यूशन के कारण पड़ेगा। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि NaCl के थ्रू जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट आप ले रहे हो उससे हमारे सॉल्यूशन पर कोई pH का कोई चेंज नहीं होता है। डाइल्यूशन के बेस पे जो चेंज होता है वो जरूर होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये मैंने काहे की हाइड्रोलिसिस कर ली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर ली जिसमें pH में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा हम केस लेते हैं Na2CO3। Na क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉर्नर है, CO3 डबल माइनस क्या है? वीक एसिडिक कॉर्नर है। क्या है? वीक एसिडिक कॉर्नर है। जैसे ही हमने इसको क्या किया, पानी के अंदर डिसॉल्व किया। अब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर है, वाटर डिसॉल्व होगा। अच्छा, Na प्लस तो क्या है? स्टेबल है। तो Na जैसे ही हमने पानी में घोला Na प्लस आयन आपको मिल गए। अच्छा, साथ में क्या मिला? CO3 डबल माइनस। लेकिन CO3 डबल माइनस क्या है? CO3 डबल माइनस क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है और कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा? ये जो CO3 डबल माइनस है ये वाटर के H प्लस के साथ मिलकर के H2CO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। चलिए, तो ये तो क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। ठीक है, उसके साथ क्या है? Na प्लस है और क्या है? OH माइनस है। यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, OH का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? बढ़ा हुआ है। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो OH के कंसंट्रेशन बढ़े रहने के कारण हमारा सॉल्यूशन क्या दिखेगा? हमको बेसिक दिखेगा। अच्छा, तो आपको क्या देखना है? यदि हमारे सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस कॉर्नर है तो हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? बेस बनता है। लेकिन कब? जब एक कॉर्नर स्ट्रॉन्ग हो और एक कॉर्नर वीक हो। यदि दोनों कॉर्नर एसिड बेस स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अगला केस चलते हैं NH4Cl। NH4 क्या है? वीक बेस है। Cl माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉर्नर है। वाटर के साथ डिसॉल्व किया, क्या बना दिया? NH4 प्लस। ठीक है, क्या था? NH4 प्लस जो है वो वीक बेस से निकल के आया है। NH4OH वीक आपका बेस था, तो यहां से निकल के आया। तो NH4 प्लस यदि हम देखें तो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग ने क्या किया? OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? NH4OH जो कि वीक हो गया और स्टेबल हो गया। अच्छा, फिर क्या बचा आपका? Cl माइनस और H प्लस। तो सोल्यूशन में जब H प्लस आपको बढ़ के मिल रहे हैं मतलब हमारा मिक्सचर क्या हो जाएगा? हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें आपका एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। चलिए, हमने ऐसा सॉल्ट लिया। ऐसा सॉल्ट लेके हमने क्या कर दिया? वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने से उसका जो वीक एसिडिक कॉर्नर था और वीक बेस कॉर्नर था, समझिए बात को, वीक एसिड था, वीक बेस था। अब वीक एसिड और वीक बेस ने जब रिएक्शन करके H प्लस और OH माइनस दिया था तो वहां पर NH4 प्लस भी बचा, CO3 माइनस भी बचा। अच्छा, और दोनों ही क्या थे? यही दोनों क्या हो गए थे? अनस्टेबल हो गए थे। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये आयनिक प्रोडक्ट के तौर पर आपस में अभी जुड़े हुए थे। जैसे ही उनको वाटर मिला, वाटर के साथ मिलकर के इन्होंने क्या कर लिया? NH4OH और H2CO3 बना लिया। मतलब ये आपका क्या बन गया? वीक बेस बन गया और ये वीक एसिड बन गया। अब ऐसी कंडीशन में आपके सॉल्यूशन में एसिड भी है, बेस भी है। pH क्या होगा? क्या pH 7 होगा? एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, नियर अबाउट 7 होगा। एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, 7 के नियर अबाउट होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक चीज और एक पढ़ा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं? Ka और उसी हिसाब से होगा Kb। अब यदि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर है, देखिए होता क्या है, ये वीक एसिड और वीक बेस है और वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? वीक का मतलब क्या है कि जैसे NH4OH जो है ये क्या करेगा? NH4 प्लस प्लस OH
माइनस बनाएगा, इसका एक Kb होगा, और Kb क्या बताएगा, Kb ये बताएगा कि डिसोसिएशन कितना है। Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा। एसिड के लिए इसी तरीके से क्या होता है, Ka होता है, ठीक है। अब हमारा pH कहाँ से डिसाइड होगा, हमारा pH Ka और Kb की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए Ka और Kb की वैल्यू एक सी है, सारी कंडीशंस एक सी हैं, तो pH कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा। लेकिन मान लीजिए Kb ज़्यादा है तो OH ज़्यादा हो जाएंगे, Ka ज़्यादा है तो H प्लस ज़्यादा हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो pH है वो एग्जैक्ट 7 ना हो करके नियर अबाउट 7 होगा, और डिपेंड करेगा काय पे, वो डिपेंड करेगा हमारा Ka और Kb पे। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कई सारी चीज़ें, NTSE में एक बार इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको 4 कंपोनेंट दिए, ध्यान से सुनिएगा, 4 कंपोनेंट दिए। एक कंपोनेंट उन्होंने दे दिया सबसे पहले बिल्कुल प्योर NaOH, कहाँ लिख दूं मैं, साफ भी नहीं हो रहा है, चलिए इसको पहले क्लीन कर लें फिर इसके बाद देखते हैं। इसमें क्या था कि एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने दिया NaOH, उसके बाद दिया था Na2CO3, उसके बाद दिया था NaCl, और एक दिया था MgOH2, और पूछा था कि यदि चारों के एक से सॉल्यूशन हो तो pH का ऑर्डर बताइए, pH किस तरीके से, सबसे ज़्यादा pH किसका होगा, उससे कम pH किसका होगा, उससे कम pH किसका होगा, और सबसे कम pH किसका होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा था, NaOH, ये क्या है MgOH, ये क्या था NaCl, और ये था Na2CO3। अब चलिए देखते हैं ज़रा हम ध्यान से कि सबसे एक तो ये है NaCl, तो इसका pH तो कितना होना था 7 होना था, और NaOH और Mg में सबसे ज़्यादा pH किसका होता है, इसका होता है, तो मान लीजिए इसका pH कितना था 14 था। अब मेन दिक्कत क्या थी, मेन ये था कि MgOH2 का pH ज़्यादा होगा कि Na2CO3 का pH ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि सारी की सारी कंडीशंस हमने क्या ली हैं, सेम ली हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका सॉल्ट है, और ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है। अब ये सॉल्ट है और ये बेस है। अब ऐसी कंडीशन में ये तो हमारा बेस ही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका pH मोर होगा, और इसका pH, ये सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, इसलिए इसका pH क्या होगा 14 से तो हमारा 7 से तो ज़्यादा होगा, बट फिर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से इसका pH थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें इसके साथ साथ क्या है, एक एसिड कॉर्नर भी है, जिससे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और वो कार्बोनिक एसिड इस NaOH से बनने वाले बेस के थ्रू जो pH उसका इंक्रीज हो रहा है उसको थोड़ा सा डाउन लाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH ज़्यादा होगा। इसलिए ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा pH 1 का होगा, उससे कम pH आपका 4 का होगा, उससे कम pH 3 का होगा, और उससे कम pH आपका सबसे ज़्यादा pH NaOH मतलब 1 का होगा, फिर किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका किसका होगा 2 का होगा यहाँ, और फिर सबसे कम किसका होगा, आपका 3 का होगा। ये ऑर्डर इस तरीके से आपके pH के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिर से वही चीज़ कि चैनल को देखते रहिएगा, उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, मुझे एक प्रॉपर मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत के साथ और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।